हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। आप सभी को पता है कि हम आजकल जेईई के मिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो HP JPT टैट है उसके क्वेश्चन पेपर्स है। क्योंकि जब आप कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास जो टैट वाला जो सेक्शन होता है वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो हमारे लिए जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे पास टॉपिक्स पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपसे संधि से आया हुआ है। संधि वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के जाना। ज़्यादातर आपसे स्वर संधि और व्यंजन संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके जो भेद है स्वर संधि के वहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन से शब्द में स्वर संधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास भवन। तो भवन ये आपका स्वर संधि का है। और इसी से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवन कौन सी संधि का है। तो भवन आपका स्वर संधि का बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। और नेक्स्ट बात करें बी, ये आपका पावन, तो ये भी आपका स्वर संधि का है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो भवन और पावन दो शब्द है ना, ये आपके ऐसे शब्द है जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड होते हैं, तो इनको याद रखना आपने, ये स्वर संधि है। नेक्स्ट बात करें तो सी ऑप्शन है मनोहर, ये भी आपका स्वर संधि है। लास्ट जो डी ऑप्शन है ये है संयोग, ये आपका स्वर संधि नहीं है। जो संयोग है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो जब आप बचपन में स्कूल में हुआ करते थे तो आपसे देखो पत्र लिखाए जाते थे, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है। तो हमें बताना है, जो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो लेटर का कोई टाइप नहीं है, जो कि पत्र का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले दिया है पारिवारिक पत्र, बी है बधाई पत्र, सी है आपके पास कायित पत्र और डी है आपके पास प्रेम पत्र। तो देखो बधाई के लिए हम आपको पत्र लिखाते थे, जब कोई भी आपका दोस्त पास हो जाए तो उसको बधाई देने के लिए, उसकी शादी हो तो अब भी आपको बधाई पत्र लिखाया जाता था। शिकायत पत्र भी लिखाया जाता था कई बार, जैसे पोस्टमैन के ऊपर, डाकिया मैन के ऊपर आपके देखो पत्र लिखाया जाता था। प्रेम पत्र होते हैं वो भी होते हैं। तो जो ये पारिवारिक पत्र है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि पत्र का प्रकार नहीं है। तो जो पारिवारिक पत्र है वो पत्र का प्रकार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे गया किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते। आखिर जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे हम पढ़ नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए है उ, इसको हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मौ, इसे भी हम पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है श, जो श है इसमें देखो हलंत लगे, इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वॉ को भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। तो वर्णमाला से बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वर और व्यंजन हो गए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आपके पास कुल कितने वर्ण हैं, तो आपके पास वो 52 वर्ण हैं। अगर आपसे मुख्य वर्ण पूछे जाए तो वो 44 होते हैं। और कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वर्ण के कितने भेद है। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है। और क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्वर के कितने भेद, स्वर कितने होते हैं। तो हमारे पास 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स और मतलब पॉइंट्स होते हैं जिन्हें को आपको याद रखना होता है, ताकि कि आपको कभी भी पेपर में पूछे जाए तो आप इजीली कर पाओ। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा गया है तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो तलवार क्या है, हमारे एक शस्त्र है, ठीक है, जिससे कि हम हमला करते हैं किसी को मारने के लिए। तो तलवार एक शस्त्र है और हमला कर रहा है, जो तलवार है उससे हमला करना। तो हमलावर कौन हो गया, कोई इंसान जो कि हमला कर रहा है। फॉर द एग्जाम्पल मेरे हाथ में तलवार है और मैं हमला कर रहा हूँ, तो जो मैं हमलावर है वो मैं हूँ और जो तलवार है वो एक शस्त्र है। तो यहाँ पे पूछा गया तो हमलावर प्रयोग किसका कर रहा है, एक शस्त्र का प्रयोग कर रहा है ना, किसी को मारने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एक अस्त्र का, ऑप्शन नंबर बी है एक शस्त्र का, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास अस्त्र और शस्त्र दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक शस्त्र का प्रयोग कर रहा है किसी को मारने के लिए, ना वो अस्त्र का कर रहा है ना वो दोनों का कर रहा है, वो सिर्फ शस्त्र का प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लूत क्या है। आखिरकार जो प्लूत है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एक स्वर का भेद है। ऑप्शन नंबर बी है एक व्यंजन का भेद है। ऑप्शन नंबर सी है एक संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी है मात्र एक शब्द है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो जो प्लूत है ये वर्णमाला का है, ठीक है, और ये आपका एक स्वर का भेद है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्वर का भेद है। तो स्वर के आपके जो भेद है वो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें हमारा बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही अधिक समय लगेगा, मतलब जो हमारे ह्रस्व स्वर थे उससे अधिक समय लगेगा, दुगना समय लगेगा, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में। और प्लुत वो वाले स्वर होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि बोलेंगे ओम, हे राम, हरिओम, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो हमारे प्लुत स्वर के अंदर आते हैं। तो आपने ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो ह्रस्व है वो भी एक स्वर है, जो दीर्घ है वो भी स्वर का भेद है, और प्लुत ये भी हमारा स्वर का भेद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा लेखक से आया हुआ है। लेखकों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर किस लेखक ने किस चीज़ को लिखा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक कौन है। तो जो लेखक है ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ये सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक थे ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो सरोज समृद्धि शोक गीत के लेखक है आखिर वो कौन है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके द्वारा ये गीत लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका लेखक से पूछा गया है। तो मैंने पहले भी कहा था आपको जो लेखक वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी भी लेखक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपको ही हेल्प करेगा आपके टैट में। क्योंकि अगर आपने इन लेखकों के बारे में लिखा होगा, क्या पता कि जो एग्जामिनर है वो इन्हीं में से कोई डाल दे, तो आपको वहाँ पे इजीली हो जाएगा आंसर करेक्ट करने में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरा नहीं लिखा है। तो ए है हमारे पास रंगभूमि, बी है हमारे पास कर्मभूमि, सी है हमारे पास गोदान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये तीनों के तीनों जो उपन्यास है ये हमारे मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरे लिखे हुए हैं, रंगभूमि भी, कर्मभूमि भी और गोदान। तो इसमें बताया जाता है जो मंगलसूत्र है वो वाला जो उपन्यास था वो उन्होंने आधा छोड़ा था, उस उपन्यास को इन्होंने पूरा नहीं लिखा था। बाद में उस उपन्यास को इनके ही पुत्र ने लिखा था। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो मंगलसूत्र है उसको याद रखना, मंगलसूत्र उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने पूरा नहीं लिखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका लेखकों से ही आया हुआ है। तो इस बार आपके पास लेखकों से 3-4 क्वेश्चन आए हुए, तो देख लो लेखक वाला जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या रिपीटेड हो जाए, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो चारों के चार ऑप्शन इनको मैं डिस्कस करूँगा तो आपको पता लग जाएगा इन चारों में से क्या तक किसी भी ना किसी से आपसे क्वेश्चन बन ही जाए इस बार। तो क्वेश्चन है, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए रखा है हमारे पास उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास सुखमय जीवन। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास बुद्धू का कांटा, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ईदगाह। तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी कहानी हमारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखी है। तो जो हमारी ईदगाह है ये कहानी इनके द्वारा नहीं लिखी गई। जो हमारी ये 3 ऑप्शन है ना, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों की तीनों कहानी हमारी लिखी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और जो ईदगाह कहानी है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जो इस कहानी के लेखक है वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो मुंशी प्रेमचंद्र है तो उन्होंने कौन सी कहानी लिखी है, तो वो ईदगाह कहानी लिखी है। तो देखो यहाँ से आपके चारों के चारों जो टॉपिक है, मतलब चारों के चार ऑप्शन है, ये आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आखिर किसने कौन कौन से कहानियाँ लिखी हुई है। तो आपने इसको कभी भी मत भूलना, क्योंकि क्या भरोसा कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा लिपियों से क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो ये चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये क्लियर हो जाए कि तो क्या भरोसा लगता है कि इन चारों में से इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो क्वेश्चन क्या है उसको स्टार्ट करते हैं पहले। कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। तो हमारे को बताना है कि कौन सा जो मिलान है यहाँ पे वो लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है। तो क्या भरोसा कल को आपसे पूछा जाए कि आखिर कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। और यहाँ पे जो चार भाषा है इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो इनकी लिपियों के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या इन चारों भाषाओं में से कोई एक भाषा आपके पास दी जाए कि अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो आपका क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ही आपको थोड़ा बहुत करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं अपने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है कि अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है कि पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है कि मराठी जो है अरा लिपि में लिखी गई है। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि ब्रज भाषा आपकी हिंदी। तो देखो जब हम बात करें अंग्रेज़ी की तो अंग्रेज़ी हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे आपसे गलत मिलान को पूछा गया जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है क्योंकि अंग्रेज़ी तो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ये बात सही है। नेक्स्ट बात करें तो पंजाबी गुरमुखी, तो जो पंजाबी वो भी आपकी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो मराठी, जो मराठी है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जो ये वाला मिलान है ये आपका बिल्कुल गलत है और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी सी है क्योंकि आपसे यहाँ पे गलत ही पूछा गया। तो गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो ब्रज भाषा हिंदी, तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ब्रज भाषा भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी एक तरीके से सही है। पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है क्योंकि जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस बात को ध्यान रखना। तो क्या आप बताएं यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन जाए कि आखिर अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, या क्वेश्चन में पूछ दिया जाए पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, या मराठी के बारे में पूछ दिया जाए, या ब्रज भाषा के बारे में पूछ जाए कि आखिर किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को याद आ रहा है जब मैंने एंट्रांस दिया था एक बार बहुत पहले, तो उस वक्त भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे पास एंट्रांस में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि जो थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप एक तरीके से, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आज इस क्वेश्चन को आपने क्लियर करके जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर को बिल्कुल याद या रट के जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारे पास वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है अक्षर, ऑप्शन नंबर सी है वाक्य और ऑप्शन नंबर डी है पद। तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम कहते हैं पद। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शब्द से आया हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगरूढ़ है। तो जो शब्द के बारे में ना ये मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो है जब मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख लेना। बट यहाँ मैं सिर्फ आपको युगरूढ़ शब्द के बारे में बता लेता हूँ। ये वो वाले शब्द होते हैं जिसका हम ना संधि तो कर सकते हैं, मतलब संधि बोले तो जो इन शब्दों का होता है ना उनको हम विच्छेद तो मतलब उनका आधा आधा तो कर सकते हैं। बट जो उनका शब्द का मतलब होता है वो कोई तीसरा ही आता है। मतलब जो आपके बहुव्रीहि समास होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसको बोलते हैं हम, शिव जी को। तो ऐसे वाले शब्द हमारे युगरूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास योगी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास भोगी, ऑप्शन नंबर सी है रोगी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि ये तीनों के तीनों जो भी शब्द है ये हमारे योगरूढ़ शब्द नहीं हैं। योगरूढ़ शब्द के अंदर आता है जैसे कि आपका बोल दो गजानंद, इस तरीके के शब्द हो गए जिसमें भगवानों के लिए यूज़ किए जाते हैं, या बहुव्रीहि समास हो गए। तो वो वाले शब्द हमारे योगरूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कात्यायनी एक महाकवि है, वाक्य में कात्यायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह हमारा लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास समास से आया हुआ है। समास हो गया, संधि होगी, ये बहुत सारे शब्द हो गए, वर्ण हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो कल यानी कि मंडे को हमारा एक मेगा प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसको कोई भी मिस मत करना है, जिसमें कि आपको सबके रूल्स बताए जाएंगे कि आखिर वर्ण किस तरीके से मतलब विच्छेद होते हैं, वर्णों के आगे आगे किस तरीके का है, और शब्द के बारे में हो गए, समास, संधि, मतलब इनके जो रूल्स वगैरह है, जितना भी हमारा व्याकरण में रूल वगैरह है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में कल हम बात करेंगे। तो कल की वीडियो में आप बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको हिंदी सेक्शन के लिए। तो फिलहाल
फिलहाल अभी बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, गजानन शब्द में कौन सा समास है? तो समास के बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, बट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। ए है हमारे पास अव्ययभाव समास, बी है हमारे पास दिया हुआ द्वंद्व समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है हमारे पास बहुव्रीहि समास। तो जब हम बात करें अव्ययभाव समास, तो ये हमारे वो समास होते हैं जिसमें पहला पद या पहला अव्यय प्रधान हो, मतलब यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के जो समास होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। द्वंद्व की बात करें तो इसमें आते हैं रात दिन, सुबह शाम, ऊपर नीचे, या तो इसमें और लगा होता है या बीच में डैश लगा होगा, तो वो वाले जो समास होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं हमारे कारक वाले, इसकी कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे शब्द हो गए वो हमारे तत्पुरुष में आते हैं। और बहुव्रीहि समास होता है जहाँ पे हमारा भगवानों के लिए यूज़ किया जाता है। तो गजानन जो है वो हमारा बहुव्रीहि समास है, तो क्योंकि ये हमारा जो गजानन है ये हमारे गणेश के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा फिर सही क्वेश्चन है। हमारा अलप्राण महाप्राण से आया हुआ है। ये ऐसा टॉपिक है आपका जो कि क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं आपसे, और ये जितने भी रूल्स वगैरह किस तरीके से आते हैं वो सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अलप्राण नहीं है। अलप्राण वो होते हैं जब हम वर्णों का उच्चारण करें तो जो वायु की मात्रा है वो बाहर की तरफ कम निकले, और महाप्राण हमारे वो होते हैं जहाँ हम वर्णों का उच्चारण करेंगे और जो वायु की मात्रा होती है कुछ ज़्यादा बाहर की तरफ निकलती है। तो जब हम बात करेंगे टॉ, रॉ, य, ये आपके अलप्राण है। जो आपका हॉ है वो अलप्राण नहीं है। जब भी आपसे कभी भी हॉ दिख जाए ना दिया हो, साथ में पूछो कि अलप्राण नहीं है, तो हॉ आपका अलप्राण नहीं आता, ये महाप्राण में आता है। इस चीज़ को आपने याद रखना, क्योंकि जब आप हॉ का उच्चारण करोगे तो बाहर की तरफ जो वायु की मात्रा होती है ना बहुत ज़्यादा आती है, पर जब आप टॉ, रॉ, य के उच्चारण करोगे तो वायु की मात्रा कम आती है। और एक सिंपल ट्रिक याद रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो मुंह के सामने ना आप हाथ रख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि वर्ण का उच्चारण करते वक्त आपको वायु की मात्रा बाहर की तरफ कितनी आ रही है और कितनी नहीं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछे गए बाप दादा शब्द हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे, बाप बेटा, माँ बेटी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आखिर कैसे शब्द होते हैं। तो ये आपके बहुवचन शब्द होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। जब भी आपके पास ऐसा आ जाएगा कि बाप दादा, बाप बेटा, ऐसे शब्द जहाँ भी दिखे तो सीधे आपका टिक आना चाहिए बहुवचन के ऊपर। तो मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है कारक से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास जो कि मैंने आपको नहीं कराया होगा मेगा प्रैक्टिस सेट में। उस वीडियो को ज़रूर देखना, बस उसमें आपको लिंग बदलो, वचन बदलो और पर्यायवाची शब्द नहीं कराए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आप जितना मर्जी पढ़ लो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी आ सकता है, तो मतलब आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है कारक से आया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास पूछा गया कि मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित कारक है। तो के साथ कौन सा कारक है हमारा? ए है ऑप्शन नंबर ए हमारे को दे रखा है संबंध, बी है कर्ता, सी है कर्ण और डी है अधिकरण। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण के को लिए, तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, कर्ण। नेक्स्ट बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया 12, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 10 और ऑप्शन नंबर डी है 9। तो जो हमारी हिंदी में सर्वनामों की संख्या है वो हमारे पास 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आपने याद में रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका 2-3 बार पहले पूछा गया हुआ है। ये आपका 2021 में भी आया हुआ है कि ऐसा 2016 में भी आया हुआ है साथ ही साथ। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपको पता है विशेषण क्या होता है, जिससे कि हमें किसी की विशेषता के बारे में पता चले। और विशेषण के कितने भेद है ये भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखें 4 भेद है, ठीक है। तो विशेषण के जो है वो है सच्चा, क्योंकि जो सच्चा है वो एक किसी व्यक्ति की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। वैसे मिठास ये भी बोल सकते हो, पर ऑप्शन नंबर सी सच्चा जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रेफरेंस आप इसको ही दोगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारा आया हुआ है कि पुरुष का विशेषण क्या है? तो पुरुष का विशेषण क्या होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों को कहा जाता है, एक पुरुषार्थ हो गया, एक पौरुष। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनाना क्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है कि आपसे अपनाना क्रिया किसे कहते हैं। ये आपका 2017 में आया था
और शायद से 2015 में और 2018 में आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब 3-4 बार आया हुआ है। अपनाना क्रिया किसे कहते हैं? तो ये हमारे सर्वनाम से है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये है घी खिचड़ी होने का अर्थ है। तो देखो ना, कई बार हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम, किस तरह की खिचड़ी, मतलब घुल मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है कि घुल मिल जाना। जब हम बहुत बार होता है कि हम ना अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं मुहावरों का, पर जब एग्ज़ाम में बारी आती है ना, तो ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार अरे परे टिक लग जाता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, बहुत ऐसे बोलते हैं बाद में पेपर देने के बाद, ओहो इसके बारे में तो मेरे को पता था पर गलती से मेरे से वहाँ पे टिक हो गया गलत ऑप्शन में। तो कई बार हो जाता है, पर आपने ध्यान रखना होता है छोटी छोटी बातों, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टैट के लिए। तो घी खिचड़ी होने का अर्थ होता है मतलब खूब घुल मिल जाना। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर, तो आपने देख लेना उसमें अगर खूब घुल मिल जाना होगा या कुछ भी होगा, मतलब अच्छे से बातचीत करना, ऐसा कुछ होगा तो वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलंकारों से है वह, तो ये वाला टॉपिक हमारा रहता है अलंकार हो गए, छंद हो गए, रस हो गए, ये आपका थोड़ा टॉपिक रहता है, और महान लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। इसका भी आपका एक मेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें कि आपको सारा ये जितने भी 4-5 टॉपिक बचे हैं वो डिस्कस करा दिए जाएंगे। बट यहाँ पे अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे पास अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका अलंकार से आया हुआ, ये है अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हमारे पास रूपक अलंकार लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बाकी जो इनके रूल्स वगैरह है वो आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट में करा दिए जाएंगे, सारे के सारे जो भी आपका बचते हैं, छंद हो गए जैसे कि रस हो गए, महान लेखक हो गए, अलंकार, बस इतना ही आपका टॉपिक बचता है। बाकी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया, और थोड़े बहुत मुहावरे रह गए उनके बारे में भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका छंद से आया हुआ ये वाला टॉपिक भी रहता है, मतलब आपका हो जाएगा कवर शायद से 1-2 दिन के अंदर अंदर में, मेगा प्रैक्टिस सेट रख लो। तो यहाँ पे आया हुआ है आपका मंगल भवन अमंगलहारी। ओहो ये तो सबसे आसान टॉपिक है भाई, जो जिसको नहीं आया ना फिर वो तो भाई, क्योंकि तो आपकी चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ही सही है। ये तो एक छोटा बच्चा होगा ना वो भी बता लेगा, तो इसको आपने याद रखना है जहाँ भी ऐसे होता है कि मंगल भवन अमंगलहारी, क्योंकि चौपाई है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी छंद वगैरह के बारे में हम आपको बता लेंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी आपके पास कोई वीडियो मेगा प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करें तो ये है विलोम शब्द से आया हुआ, निंदा का विलोम होगा। तो निंदा का विलोम होता है हमारे पास स्तुति, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास आया हुआ है समास से आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? तो आपको पता है अव्ययभाव समास वो होता है जहाँ पे पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है। तो यहाँ पे जो रातों रात आपका समास है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो रातों रात है ये आपका अव्ययभाव समास है। तो समास के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने बता दिया, 2-3 वीडियो जिसमें कि समास के बारे में बहुत डिटेल में हम जा चुके हैं, तो आप उनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कारक से आया हुआ है, तो जितने भी हमने मतलब अभी तक जो क्वेश्चन आए ना उसमें से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है जो कि आपको कराने को रहते हैं। बाकी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं कराया गया होगा। और जिस बच्चों ने मेगा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, क्योंकि कई बार कोई नए बच्चे आ जाते हैं तो मतलब, तो आप जाके देख लेना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब हिंदी अगर आपने वहाँ से पढ़ ली ना मेगा प्रैक्टिस सेट से, तो आप हिंदी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गया हूँ मैं, जितना डिटेल में गया हूँ उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है विभक्ति कारक में कौन सा विषम है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, में पर संबंध, ये आपका विभक्ति कारक से विषम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास पूछे गए हैं कलम तोड़ देने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा वाला टॉपिक भी बहुत ही ईजी भी बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि मुहावरे आप आसानी से समझ सकते हो आखिर क्या हो सकता है कि कलम तोड़ देने का क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका बिल्कुल सही है, अत्यंत मार्मिक रचना करना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे गए किस शब्द का बहुवचन नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपके पास। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना प्रत्येक, इसका बहुवचन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास, भुलक्कड़ में प्रत्यय है। तो देखो ना कई बार बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में
कि प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। तो इस बीच में आपने ध्यान रखना है, जो उपसर्ग होता है वो स्टार्टिंग वाली चीज़ होती है, जो प्रत्यय होता है वो लास्ट वाला। तो यहाँ पे भुलक्कड़ में जो प्रत्यय है वो है हमारे पास अक्कड़। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही है आपके पास। नेक्स्ट बात करें तो 79th क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है। तो फारसी शब्द से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक थोड़ा जो मेरा अपना लॉजिक लगा लेता हूँ, बीच में कई बार लग जाता है। तो बस फारसी में फ़ॉ पहले आता है, तो देख लेना जिन शब्दों में आपका फ़ॉ है तो वो तो होता ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास अफ़सोस, तो अफ़सोस हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो कई बार आपके तुक्के होते हैं या आपका लॉजिक होता है ना, वो हेल्प कर देता है आपको। जैसे कि फारसी है तो फ़ॉ है, तो मैं वही देखता हूँ कि किस शब्द में आपके पास फ़ॉ लिखा है, जिसमें फ़ॉ लिखा होता है तो उसमें टिक लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे भी जो अफ़सोस है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करें हम, ये आपका भाषा से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे सुबह शब्द किस भाषा का है, तो ए आपके पास तत्सम है, बी हिंदी है, सी फारसी है, डी अरबी है। तो देखो जब तो इन्होंने फारसी और अरबी दे दिया तो हिंदी और तत्सम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो देखेंगे आप सुबह, इसमें फ़ॉ भी नहीं है तो ये फारसी का भी नहीं है, तो ये अरबी का शब्द है। तो जो सुबह शब्द है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास यहाँ पे है वो बिल्कुल सही है, उज्ज्वल। तो अगर हम बात करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे पूछा गया कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो आप सभी को पता है जो हमारे वेद वगैरह जितने भी ग्रंथ वगैरह वेदों है, तो उनकी रचना किस भाषा में हुई, हमारी वैदिक संस्कृति में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मतलब जितने भी हमने आज के वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो करेंगे अभी आज की वीडियो में आगे, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपके रूल वगैरह लग जाते हैं, वो तो आप रूल से सॉल्व कर सकते हो। पर कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको याद करना पड़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये पूछा गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे आप कोई तुक्का तो लगाओगे नहीं, कोई रूल तो यहाँ लगने वाला है नहीं है। तो ये तो आपको डेट याद ही रखनी पड़ेगी, जो 10 जनवरी है तब आपका क्या है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास यहाँ बिल्कुल सही है। सबके सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, जो आजकल हमारा सेट चला हुआ है, वन शॉर्ट सेट है जो मैंने चलाया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आलतू फालतू के क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज रहोगे और इससे कोई भी फायदा आपका नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि वो टैट की बुक उठा के सब पढ़ने लग जाते हैं, सब रटने लग जाते हैं, पर उससे ना कुछ नहीं होता है, उससे आपका टैट नहीं निकलता। यही आपका रीज़न होता है कि आपका टैट नहीं निकलता, क्योंकि आप सब चीज़ें मिक्स कर लेते हो और मिक्स करने के बाद फिर आपको ये पता नहीं चलता आखिर आपने पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और टैट को किस तरीके से आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया हुआ वाक्य से। वाक्य वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गया कि वह खाना खाकर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में आपके ना संयुक्त क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या मिला कर के, मतलब वह खाना खाकर फिर वो सो गया, खाना खाने के बाद सो गया, तो ये आपका संयुक्त क्रिया के अंदर आता है ऐसे वाले वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करिए तो क्वेश्चन है आपके पास पूछा गया कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये किस तरीके का वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पे है ए ऑप्शन दे रखा है निषेधवाचक, बी आपके पास दिया हुआ है विधिवाचक, और सी आपके पास दिया आज्ञावाचक, और डी है संकेतवाचक। संकेतवाचक होता है अगर आपको संकेत दिया गया होता, कोई संकेत बताया गया होता, मतलब पहेलियाँ जैसी होती है, मतलब संकेत दे रहे किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो संकेतवाचक होता। आज्ञावाचक में आपको देखो आज्ञा दी जाती है कि खिड़की को खोलो, दरवाज़ा बंद करो, तुम यहाँ से उठ के वहाँ जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर आओ, तो आज्ञा दे रहे, तो आज्ञावाचक वो हो गए, ठीक है। विधिवाचक होता है जहाँ पे आपको विद्या बताई जा रही है, पहले आपने ये करना है, फिर आपने उसके बाद ये करना है। जैसे कि कोई भी रेसिपी बता लो आप, जैसे कि चाय बनाते हैं तो उसकी विधि होती है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसकी विधि होती है, जो मैथड्स होते हैं जिस चीज़ कार्य को करने के लिए, तो वो आपका विधिवाचक है। तो यहाँ पे निषेधवाचक है, जहाँ पे कि आप सहमत नहीं हो किसी चीज़ से, यहाँ पे निषेधवाचक के अंदर आ रहा है, जिसमें आप बिल्कुल बोल रहे हो कि मैं आपके जो वाक्य बोल रहे हो, आप जो चीज़ बोल रहे हो उससे सहमत नहीं हूँ, मुझे जो आप बता रहे हो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे जो वाक्य आते हैं वो हमारे निषेधवाचक होते हैं। विधिवाचक आपको पता चल गया, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। अगर आपके पास कभी भी कुछ भी इनमें से आ जाए तो आपने याद रखना, विधियों में आपको विद्या बताई जाती है, स्टेप्स बताए जाते हैं। आज्ञावाचक में क्या है, आपको आज्ञा दी जाएगी कि किस कार्य को किस तरीके से करना है। संकेतवाचक में आपको संकेत दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ अर्थ। अर्थ वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके अर्थों से रिगार्डिंग कि मुहावरे का अर्थ, किसी मुहावरे का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ होगा। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है आपके पास, बेमेल तथा बेढंगा होना। तो ये आपका बिल्कुल सही है इसका अर्थ, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि आधा तितर आधा बटेर होने का अर्थ क्या था, तो बेमेल तथा बेढंगा। बेढंगा याद रख लेना आपने बस, अगर आपको याद रह जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समास से। समास वाला टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास, धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है। तो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जिसमें ना बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो कई इसमें कर्मधारय समास बोल रहे थे जब मैंने देखा था किसी को। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। जो आपका धर्माधर्म है तो इसमें जो समास लगा है वो आपका द्वंद्व लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 है आपके पास, दिग्गज में प्रयुक्त संधि है। तो जो हमारा दिग्गज है ये हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आधा गौ और पूरा गौ है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास जब आपका इसका जब भी संधि विच्छेद करोगे तो इसमें आपके पास जब संधि विच्छेद होगा ना तो इसमें स्वर नहीं बल्कि व्यंजन लगते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो समास और संधि इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है आपके पास, और बहुत बार वीडियोस में बताया पहले, तो आप उन वीडियोस को देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को बताने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा कि आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। तो जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हो ना, तो इनको ना एक बार प्रैक्टिस कर लेनी होती है। बाकी मैं आज ग्रुप में सारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है, वो डाल दूंगा, आप उनको एक बार सॉल्व कर लेना, ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका कितना क्लियर हो पाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, और कुछ ही दिनों में हम फिर इंग्लिश को भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हिंदी सेक्शन हमारा खत्म होने वाला है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।